इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आपसे एवोगैड्रोस नंबर और मोल की। ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जिसको बहुत मुश्किलों से जो है ओपन किया गया। यानी एवोगैड्रोस कैलकुलेशन किसी हद तक पेचीदा कैलकुलेशंस हैं, तो डेफिनेटली ये असातिज़ा को भी समझने में थोड़ी मुश्किल रहती है और बच्चों के लिए तो डेफिनेटली फिर थोड़ी मुश्किल और होगी। लेकिन आज एक इस वीडियो की सीरीज में, ये जो एक लेंथफुल वीडियो है, इसमें इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे कुछ तरीके इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा कि ये एवोगैड्रोस कैलकुलेशन आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी और ये आसान हो जाएंगी। नो डाउट आपको अभी फिलहाल एवोगैड्रोस कैलकुलेशन, एवोगैड्रोस नंबर या मोल के टॉपिक से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता। लेकिन ये हमारे आने वाले वक्त के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से फर्स्ट ईयर के अंदर हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है। तो हमेशा 9th क्लास इस चीज की बेस रही है कि आप एवोगैड्रोस कैलकुलेशंस को समझ सकें, एवोगैड्रोस को कैलकुलेशन आप कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का आगाज करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अमीडो एवोगैड्रो के बारे में बताता हूं कि ये कौन था, क्या था और कहां से था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको जो है ये छोटी सी तस्वीर नजर आ रही है, दैट इज द पिक्चर ऑफ अमीडो एवोगैड्रो। और इतना गुड लुकिंग तो नहीं था, लेकिन ही वॉज मार्वलस काइंड ऑफ माइंड फिनोमिनल किस्म का बंदा। यानी कि इसका एक बेहतरीन माइंड स्कोप था, इसकी थिंकिंग पावर बड़ी जबरदस्त थी। बेसिकली ये एक इटालियन स्कॉलर था। ये 1776 से लेकर 1856 तक इस जमीन पर रहा। यानी कि इसके पैदाइश का वक्त है और ये इसकी वफात का वक्त है। इस दौर में तकरीबन ये रहा और ये अपने एक मॉलिक्यूलर थ्योरी से मशहूर हुआ। मॉलिक्यूलर थ्योरी एवोगैड्रोस लॉ भी कहलाती है। लिहाजा इसने बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे काम किया। इसने कहा कि पार्टिकल्स को आप याद रखिएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हम कहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इसने इनको गिनने का एक असूल बताया। बहरहाल इसने कहा कि अगर किसी भी पार्टिकल की तादाद को गिना जाए तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो शायद नजर भी नहीं आते, उनको गिनने का काम इस अमीडो एवोगैड्रो ने किया। तो लिहाजा इसने जो हमें एक कांस्टेंट बताया कि पार्टिकल्स की तादाद बताई, वो बताई 6.02 10⁻23, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उसको उसने कहा कि अगर इतने पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम 1 मोल कहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर 12 पीसेस हों तो इसको हम जो है डजन कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर इसको हम दर्जन कहते हैं उर्दू में। तो बेसिकली इसने आप कह लें कि जिस तरह दर्जन में 12 पीसेस होते हैं, इस तरह ये जो केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं, जो साइंसदान केमिस्ट्री पे काम करते हैं, उनको भी इस डजन के मुतबादिल एक लफ्ज पता है, दैट इज मोल। जिस तरह डजन में 12 पीसेस हैं तो मोल में इतने पीसेस हैं। पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो फिर इतने पार्टिकल्स हैं। तो ये किसने नजरिया अमीडो एवोगैड्रो ने दिया, और ये क्या नजरिया था, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे अब एवोगैड्रो नंबर की, तो ये कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम कहेंगे। पार्टिकल्स मैंने अभी आपको बताया कि हम पार्टिकल्स जो है वो एटम्स को कहेंगे, या मॉलिक्यूल्स को कहेंगे, या आयंस को कहेंगे, ठीक है, या फार्मूला यूनिट्स को कहेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल से, दैट इज Na। यानी कि N आपने कैपिटल लिखना है और ये A भी जो है आपने कैपिटल लिखना है, लेकिन स्मॉलर देन N होगा।
ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये n मैंने बड़ा सारा करके लिखा है और a जो है वो थोड़ा छोटा करके लिख दिया। अगर आप कह रहे हैं कि जो Na आपने इसको भी पढ़ा हुआ है, दैट इज बेसिकली अ सिंबल, नो डाउट ये भी एक सिंबल है, लेकिन ये आपको पता है कि सोडियम का सिंबल है। तो सोडियम एक एलिमेंट है, जबकि ये तो एवोगैड्रोज नंबर है। अगर कहीं पर लिखा हो Na तो आप फौरन समझ जाइएगा ये एवोगैड्रोज नंबर की बात हो रही है, और कहीं लिखा हो Na तो समझ जाइएगा कि ये सोडियम के बारे में बात हो रही है। अब हमारे पास लेट्स से दैट के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं किसके, लेट्स से दैट अकॉर्डिंग टू योर बुक हाइड्रोजन के हैं। लेट्स से दैट हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसके इतने पार्टिकल्स हैं, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल इसकी वैल्यू है। जैसे कि लेट्स से दैट हमारे पास ये आम है, जिस तरह कि ये हमारे पास एक ऑरेंज है, तो अगर ये ऑरेंजेस मेरे पास 12 होंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास 12 ऑरेंजेस हैं, मैं कहूंगा मेरे पास 1 दर्जन ऑरेंजेस हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास हाइड्रोजन जो कि छोटे से एटम्स होते हैं, यू नो दे आर एटम्स, दे आर एंटिटीज, अगर उनकी वैल्यू ये होगी, अगर इतने हाइड्रोजन होंगे तो फिर मैं कहूंगा मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, यानी ये दर्जन के साथ इसका कंपैरिजन है। ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, लेकिन ये वेरी वेरी बिग नंबर है। लुक एट दैट कि हमने 10 के साथ 23 की पावर लगाई है। इसी तरह से अगर मेरे पास 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हों, लेकिन अब वो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स ना हो, लेट्स से दैट वो पार्टिकल एक कंपाउंड हो, ये तो एलिमेंट है ना, ये मेरे पास एक कंपाउंड हो जो कि वाटर है, तो इतने पार्टिकल्स अगर मेरे पास पानी के होंगे तब भी मैं कहूंगा कि मेरे पास 1 मोल जो है मौजूद है पानी के पार्टिकल्स। इसी तरह से आपको पता है कि 6.02 10⁻23 जो है मेरे पास अगर सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट्स हों, अब आपको पता है सोडियम क्लोराइड को हम क्या नहीं कह सकते, मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें अब मेटल आ गया। इसमें देखें ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, इसलिए इसको मैं मॉलिक्यूल कह सकता हूं। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद है 1 मोल, इतने मेरे पास मॉलिक्यूल्स हों। तो इसी तरह से मेरे पास अगर इतने सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हों, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मैंने आपको बताया कि पार्टिकल जो है वो एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको, और पार्टिकल जो है वो फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट मैं इसको कहूंगा सोडियम क्लोराइड को। अगर आपको भी फॉर्मूला यूनिट्स की और एग्जांपल्स नहीं आती तो वैसे आपको आनी चाहिए इस लेवल पे अब, क्योंकि पीछे मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आपको बता दी। कैल्शियम कार्बोनेट भी एक फार्मूला यूनिट है, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक फार्मूला यूनिट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक फार्मूला, अब जिसमें जिसमें कैल्शियम आ रहा है वो फार्मूला यूनिट कहलाएगा। तो अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 80% जो है वो क्या मौजूद है, मेटल्स मौजूद हैं। तो फार्मूला यूनिट्स तो बहुत से होते हैं। तो बहरहाल ये फार्मूला यूनिट्स की तादाद अगर ये हो तो फिर मैं कहूंगा मेरे पास कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, 1 मोल। तो अब 3 पार्टिकल्स की डीलिंग है। ये एक मोलेकुलर थ्योरी है वैसे जो एवोगैड्रो ने दी, लेकिन इससे हमने और भी बहुत कुछ अखज़ किया। हमने पार्टिकल्स जो है डिक्लेयर कर दिया इन चीजों को, और फिर इनकी तादाद को हमने गिनना शुरू कर दिया। और अगर इनकी तादाद ये नंबर निकल आए, यानी इतनी तादाद अगर हो, तो फिर आप उसको 1 मोल कहेंगे। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब आप ये भी सवाल करेंगे, सर अगर मेरे पास एक चम्मच में नमक है तो मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं सोडियम क्लोराइड के, या मेरे पास कितने फार्मूला यूनिट्स हैं सोडियम क्लोराइड के? सर अगर मेरे पास 1 चम्मच ग्लूकोज हो तो फिर मेरे पास 1 चम्मच ग्लूकोज के कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? क्योंकि ग्लूकोज में सारे नॉन मेटल्स हैं तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे ना। इसी तरह से आप सवाल कर सकते हैं, सर अगर मेरे पास एक सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर बताएं ना
अगर उसका वजन 1 किलो है हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर का, मतलब गैस का, तो फिर उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के। तो ये है स्टोरी अब जो मैंने रिवील करनी है कि आप बता सकते हैं वजन के एतबार से पार्टिकल्स की तादाद को। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप zigzag मूव करेंगे। यू कैन कैलकुलेट द पार्टिकल्स एंड इफ यू नो द mass, and if you know the particles you can calculate the mass। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको मोल पता हो तो कुछ वैल्यूज हमारे पास फिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम आपको पार्टिकल्स की तादाद भी बता सकते हैं, मैस भी बता सकते हैं। तो इसको इजी करते हैं। अब मोल पे बेसिकली मैंने काम करना है, यानी इतने पार्टिकल्स पे मैंने काम करना है, इन पार्टिकल्स पे मैंने काम करना है, आपके फर्स्ट ईयर तक काम करना है। आपकी बुक में वैसे इन सब का इंट्रोडक्शन मौजूद है। तो लिहाजा चलते हैं इस बात को जानने के लिए कि मोल, पार्टिकल्स और मोल से मैस की कैलकुलेशंस ये कैसे की जाएंगी, इनका ताल्लुक है मोल के साथ, और ये रिलेशनशिप क्या है इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम मोल की डेफिनेशन की तरफ भी अभी बताते हैं आपको क्या है, और मोल से हमने अब क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन सबसे तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है ना कि आखिर इस टॉपिक में से आता क्या है बोर्ड में। तो सबसे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया अमीडो एवोगैड्रो का, जो कि एक इटालियन स्कॉलर था, उसके बारे में सवाल आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अमीडो एवोगैड्रो। फिर ये सवाल आ जाता है डिफाइन मोल, एंड इट्स अ वेरी इजी। अभी मैंने आपको बता देता हूँ क्या है, वैसे ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो भी गया है। फिर तीसरा जो दर्जा ये पूछते हैं सवाल का वो ये होता है कि कोई न्यूमेरिकल देते हैं, शॉर्ट आता है, लॉन्ग तो अमूमन हमने नहीं देखा कि आता है। वैसे न्यूमेरिकल आपको लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो ट्रेंड है बोर्ड्स का कि वो शॉर्ट ही पूछते हैं इस लेवल पे आपके। तो एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, तो भरपूर अंदाज में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज में हम। तो अब मैं आपको 3 बातें रोनुमा करा चुका हूं कि इस टॉपिक में क्या चीजें बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज निकल सकता है, अभी एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, या उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज निकल सकते हैं जो कि आप अगर मेरे लेक्चर प्रॉपरली सुनेंगे तो उन एमसीक्यूज को इंशाल्लाह आप हल करने में कामयाब रहेंगे। तो अब मोल एक केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट है, इसकी क्या डेफिनेशन है? तो इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट्स और आयंस इज कॉल्ड मोल। यानी कि अगर मोल डेफिनेटली मैं आपसे पूछूं कि भी दर्जन क्या है, तो आप कहें भी दर्जन बेसिकली एक वो पार्टिकल्स की तादाद है जिसमें 12 पीसेस होते हैं। यानी पीसेस की तादाद है जिसमें 12 पीसेस हो जाएं अगर, तो वो दर्जन है। अंडे दर्जन होते हैं, ऑरेंजेस दर्जन के हिसाब से मिल जाते हैं। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर एक हम फिक्स कर दें वजन, लेट्स से दैट हम ये कर देते हैं फिक्स, होता नहीं है लेकिन हम कर देते हैं, लेट्स से दैट कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में जितने भी ऑरेंजेस आएंगे वो फिक्स आएंगे, वो 12 ही आएंगे। अब केमिस्ट्री में हमें ये काम करना पड़ता है, अब हमारी फिजिकल वर्ल्ड में ये काम नहीं होता। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 12 ऑरेंजेस हैं, तो डेफिनेटली अगर एक ऑरेंज 100 ग्राम का है तो ये 12 ऑरेंजेस जो हैं ये 1200 ग्राम के बनेंगे। तो मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास 1200 ग्राम ऑरेंजेस हैं तो मेरे पास 1 दर्जन ऑरेंजेस हैं। ये फिक्स होगी ना बात। अगर हर दुनिया का ऑरेंज कितने ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो, तो ऐसा होता है? ऐसा होता ही नहीं है। यानी दुनिया में ऑरेंजेस का मैथ तो बहुत ज्यादा भी होता है, छोटे भी होते हैं, और छोटे इतने हो जाते हैं कि इनको लीमू भी कहा जाता है, लेमन भी कहा जाता है। तो मैथ पार्टिकल के लिहाज से फिक्स नहीं है। यानी अगर ये कहना कि जो ऑरेंज है वो 100 ग्राम के बराबर है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये कभी भी बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बात हम एटम्स के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कार्बन है, एक एटम है, न्यूक्लियस बन गया, उसके गिर्द शेल बन गए, और उन शेल में जो है वो अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये एक एटम बन गया।
लेट्स से दैट कि एटम की एक पिक्चर है, और मैं ये अगर कह दूं कि अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन हो तो मेरे पास 1 मोल कार्बन के एटम्स होंगे। तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? अब देखें, कार्बन को तो किसी ने नहीं देखा आज तक, हमने आंखों से इसको ऑब्जर्व नहीं किया और ना ही हम उसके पीसेस करके गिन सकते हैं। तो फिर हमने एवोगैड्रो ने हमारे लिए ईज पैदा कर दी। उसने कहा कि जो इसका मैस आपको याद है, दैट इज बेसिकली नोन एज एटॉमिक मैस। तो जो इसका एटॉमिक मैस जो है ये हमें बताता है एक मैस, और उस मैस को हम रेफरेंस दे देते हैं 1 मोल का, और 1 मोल का रेफरेंस देने का मतलब है कि उसके अंदर इतने कार्बन होंगे, यानी इतने एटम्स होंगे कार्बन के। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर आप कहें सर चलें, अगर मेरे पास कोयला है, मतलब कार्बन की शक्ल डायमंड है, कोयला है, तो अगर आपके चम्मच में कोयला है तो चम्मच से उठाकर तराजू पे रखें कोयले को, आप कोयले के टुकड़े को, उसका वजन 12 ग्राम अगर हो, कोयले के टुकड़े का वजन, तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि इसमें कितने कार्बन है। मुझे पता है इसमें कितने कार्बन है। इसमें कार्बन की तादाद ये है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इतने तो गिनने में भी कंप्यूटर को लाखों साल लग जाते हैं, तो ये तो गिने नहीं जा सकते। लेकिन एक बात तय तो हो गई ना कि अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन होगा तो इसी तरह से आपके पास 1 मोल कार्बन होगा, और उसको आप इस नंबर से जो है वो याद रख सकते हैं। फिक्स हो गया, यानी क्या फिक्स हुआ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये एक इक्वेशन बन गई। ये अब इस इक्वेशन को जो है आप रद्द नहीं कर सकते, ये इक्वेशन फिक्स हो गई है। चलें, आप कहेंगे सर कोई और एग्जांपल दें, तो चलें मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपकी बुक के एतबार से देख लेते हैं। इन्होंने कार्बन की दी, हाइड्रोजन की ले लें। हाइड्रोजन का जो मैस होता है, एटॉमिक मैस, वो होता है 1.008। तो इसको हम जो है 1 ग्राम ही तस्वर कर लेते हैं। 1.008 ग्राम को अगर आप 1 ग्राम तस्वर कर लेंगे तो इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा खदशा नहीं है। साइंटिफिक नोटेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसका 1 ग्राम, अब ये 1 ग्राम आपने कर लिया, ये इसका एटॉमिक मैस है। तो 1 ग्राम में 1 मोल है। अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद है तो आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी एटम्स मौजूद हैं, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है। बस इतनी तो बात थी जो आपको समझानी थी। तो अब ये फिर इक्वेशन बन गई कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बराबर आएगा 1 मोल के। अब आप कहोगे कि सर ये क्या हर एटम का वजन हमें एटॉमिक मैस पता है? तो द आंसर इज यस, ये आपने याद करना है। अब देखें ना, जो ऑरेंजेस थे, हर ऑरेंजेस का तो मैस आपको नहीं पता ना। क्यों नहीं पता बताऊं आपको? क्योंकि सबके मैस में वेरिएशन है। किसी दरख्त पे छोटे साइज के किन्नू लगते हैं, ऑरेंजेस लगते हैं, किसी दरख्त पे बड़े और किसी पे दरमियाने। तो आप किसी मैस को मुख्तस तो नहीं कर सकते ऑरेंजेस के साथ, तो पीसेस को तो मुख्तस कर सकते हैं ना। पीसेस आप जब भी जाएंगे दर्जन का रेट ले लें। कहीं पर यह भी मजे की चीज है कि 12 किन्नू आपको कहीं से सस्ते मिलेंगे, कहीं से महंगे मिलेंगे। डेफिनेटली वो वजन का सीन है। जहां पे बड़े किन्नू होंगे वो कहेंगे जी ये महंगे हैं, ये 12 की पीसेस के ये प्राइस हैं, और जो थोड़े छोटे साइज के होंगे वो कहेंगे जी 12 के हम आपको इतने के दे देंगे। यानी उन्होंने भी वजन का कोई ना कोई हिसाब किताब रखा हुआ है 12 के साथ। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एटम्स के साथ ऐसा नहीं है। एटम्स का वजन फिक्स है। आप खुद सोचें एक बात कि अगर हाइड्रोजन का वजन फिक्स है
कार्बन का वजन फिक्स है और चलते चलाते 92 एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, सबका वजन फिक्स है। तो देखें, हाइड्रोजन का वजन है 1 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मास है, इसे ही हम कहेंगे इसका मोल का वजन। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये मोलर मास भी है, मोल से लफ्ज है मोलर मास, और फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये मोलर मास में जो एटम्स हैं वो इतने होंगे। तो अब देखें, इसी तरह से मैं ऑक्सीजन को भी आपको समझा देता हूं। ऑक्सीजन जो है उसका जो मास फिक्स है वो 16 ग्राम है, ये याद रखने वाली बात है। और ये 16 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आप किसी को भी कह सकते हैं, अपने साथ वाले कोलीग को जो साइंसदान केमिस्ट्री पढ़ रहा है साथ वाले, कि भाई मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है, यानी मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है। और अगर मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो मेरे पास ऑक्सीजन के इतने पार्टिकल्स तो कम से कम हैं। मैंने गिने नहीं है, लेकिन ये सपोज्ड कैलकुलेशन है। कभी कभी कुछ कैलकुलेशंस को हम जो है वो फिक्स कर देते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिकल एविडेंस, यानी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं होता और हम फाइनल कर देते हैं कि भाई ये फाइनल है, बस इसके अलावा कुछ और नहीं, दर्जाबंदी नहीं है। उसको लॉ कहते हैं, थ्योरी नहीं है, ये नजरिया नहीं है, ये एक लॉ है, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ किसी ने इसमें करेक्शन नहीं की होती। तो ये आपको याद है कि मैंने भी आपको बताया 1776 में एवोगैड्रो पैदा हुआ, 1800 से अबव ये रहा। तो ये तकरीबन कितने अरसे की बात है कि ये आज तक चलती आ रही है, तो इसको तब्दील नहीं किया गया आज तक। तो इसलिए आपको भी ऐसे ही याद रखना है कि भाई ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल है, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। अब आप खुद सोचो कि आपके पास अगर लेट्स से दैट कि ये अब ऑक्सीजन के 16 ग्राम है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से एक मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के मिलने से एक मॉलिक्यूल बना जिसका नाम वाटर है। तो लिहाजा आप कह सकते हो कि आपके पास अब एक मॉलिक्यूल बन गया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि ये मेरा पेन है। अब ये मेरे पास इसका लेट्स से दैट कोई एक पार्ट है, अब ये मेरे पास कोई एक पार्ट है, इन दोनों के मिलाने से पहले ये मेरे पास 2 चीजें थी, 2 पार्टिकल्स थे, इनके मिलाने से मेरे पास फिर एक पार्टिकल बन गया। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल जाने से, यानी 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के मिल जाने से, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के मिल जाने से मेरे पास एक पानी का मॉलिक्यूल बन गया। और फिर साइंसदान ये समझाते हैं कि अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल बन गया, इट्स अ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बन गया, तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स भी तो बन सकते हैं। अगर मेरे पास ये पेन, इसको मिलाने से एक पेन बन गया, तो ये 12 पेन भी बन सकते हैं, ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पेन भी बन सकते हैं। तो इसी तरह से समझ लें कि आपके पास ये एवोगैड्रो नंबर आ गया। अब आप कहेंगे सर अभी आपने कुछ मैथ का रेफरेंस पार्टिकल के तादाद से दिया था, यानी कि आपने कहा था कि 16 ग्राम होंगे तो इतने आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, 1 ग्राम होगा तो इतने आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो अब मॉलिक्यूल के ऊपर आ गए, आप मॉलिक्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अब बताएं कि अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका क्या वजन होगा। तो इतनी टेंशन लेने वाली उसमें फिर बात नहीं है, आप इनके वजन को आपस में जमा कर लें। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका वजन 1 ग्राम है, ऑक्सीजन है, इसका वजन 16 ग्राम है, मोलर मास की बात कर रहा हूं। तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का वजन 2 ग्राम के बराबर आएगा। दोनों को जमा करेंगे तो ये 18 ग्राम के बराबर आएगा। तो 18 ग्राम पानी, लेट्स से दैट आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है छोटा सा, आपको पता है बर्फ पानी होती है। तो अब जो बर्फ का टुकड़ा है अगर उसका वजन 18 ग्राम है, उस बर्फ के टुकड़े का, क्यूब का, जो आपने फ्रिज में से निकाला है, कितना वजन है इसका? 18 ग्राम। तो आप अपने घर वालों को बता सकते हैं कि इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं।
इसमें पानी के कितने पार्टिकल्स हैं। तो लिहाजा इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी, इतनी होगी। अगर आपके पास पानी वजन के लिहाज से 18 ग्राम होगा। अब देखें 18 ग्राम तो तोला जा सकता है ना। और आपको याद होगा मैंने कहा, यह भी कहा था कि अगर एक आप AMU यूनिट ले रहे हैं, आपको याद होगा AMU यूनिट एक एटम को लेकर का था। यानी अगर मैं यही यूनिट बना दूं कि हाइड्रोजन जो है वो बराबर है 1 AMU के और ऑक्सीजन बराबर है 16 AMU के, तो 2 हाइड्रोजन है 2 AMU के बराबर हुए और हमारे पास टोटल 18 AMU वजन आया। तो जो 18 AMU ये छोटा सा यूनिट है, ये वजन का छोटा यूनिट है। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियोस देखें प्रॉपरली और आपको पता लगेगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि 18 AMU एक मॉलिक्यूल का वजन है। 1 मॉलिक्यूल किसका? पानी का। तो एक मोल जो है, एक मॉलिक्यूल जो है उसका वजन अगर 18 AMU है, एक मॉलिक्यूल का वजन 18 AMU है, तो इतने मॉलिक्यूल्स का वजन 18 ग्राम है। अब एक मॉलिक्यूल के वजन को क्या करना है आपने? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू कि आप AMUs में बढ़ा करके लिखें तो बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा आपको AMUs की कैलकुलेशन में। आपको याद होगा हमने कहा कि 1 AMU जो है वो बराबर है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के। यानी कि अगर AMU लिख रहा हूं तो इतने ग्राम तो लिखूंगा ना, तो बार बार ये बेस 10 की पावरें लगा लगा कर मुझे ग्राम लिखना पड़ेगा। तो मैंने ग्राम एटॉमिक मास पे आ गया, मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे आ गया, यानी मैंने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया मैथ को। मेरे लिए आसान होगी कैलकुलेशन। इसी तरह से आप अगर बात को समझ गए हैं तो सोडियम क्लोराइड का भी मैथ निकालें। सोडियम का 23 ग्राम होता है एक एटम का वजन, मोलर मैथ कह लें अब आप, और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम्स। तो इनके वजन को अगर आप जमा कर लें तो यह बन जाता है 58.5 ग्राम्स। यह होगा सोडियम क्लोराइड का मोलर मैथ। मोलर मैथ से क्या मुराद है? मोल का वजन, मोल का मैथ। और इसमें मिलेंगे आपको 6.2 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने अब आपको आउट कर दिया है कि क्या होता है। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को बिल्कुल बैक साइड पे लेकर जाएं, एक दफा दोबारा सुन लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताते हुए कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की है, मैंने कोशिश यही की है। मैंने आपको बताते हुए कोई ऐसी बात नहीं बताई है जो आपको समझ में ना आए। बिल्कुल लोअर लेवल पे रहकर मैंने आपसे बात की है समझाने की, और एग्जाम्पल भी वही लिए जो आपकी बुक में है। सो रेलिवेंट टू योर बुक। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहरहाल कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ आप फॉर्मूलाज बनाते हैं और फिर उन फॉर्मूलाज को याद रखते हैं, और फिर एवोगैड्रोस कैलकुलेशंस अगर आ जाती हैं, कोई बात नहीं, इनको हल करेंगे। तो चलते हैं कुछ फॉर्मूलाज की तरफ और उनको हम बनाते हैं। और फॉर्मूलाज बनाने के पीछे एक वजह है। वो वजह यह है कि मैंने आपको बताया कि या तो आपको इंट्रोडक्शन आ जाएगा एवोगैड्रो का सवाल, या आपको मोल क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर डेफिनेटली आपको एक न्यूमेरिकल आएगा। तो आपने ये फॉर्मूलाज क्यों करने हैं मेरे साथ? ताकि आप उस न्यूमेरिकल को रीड करते उसको सॉल्व कर लें, अपनी मेंटेलिटी लेवल से कर लें, आपको जरूरत ना पड़े रट्टा लगाने की कि मोल कैलकुलेशन को रट्टा लगाने की जरूरत है। तो कुछ बच्चे होते हैं वो मैथ के सवाल भी याद कर लेते हैं, वरल खराजे तहसीन है, इतना मुश्किल काम करते हैं। लेकिन यह है कि एक ईजी कैलकुलेशंस हैं, इसको हमने खुद बस सोच एक मुश्किल है तो सोच में हमने मुश्किल समझा होगा तो इसलिए मुश्किल लगता है, हालांकि एक्चुअली मुश्किल है नहीं, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स डू दी मोलर कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स इसको अरेज करने से पहले एक चीज छोटी सी मैं आपको और बताना चाह रहा था कि हमने इसको एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी मैंने लिखी। ये तो मैंने आपको बता दिया है, होप सो आपको डेफिनेशन ये समझ में आ गई होगी। एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, एटॉमिक मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ या फॉर्मूला मैथ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ये भी एक मोल की एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। लेकिन इस डेफिनेशन को याद करने से बेहतर है कि आप यही डेफिनेशन याद करें।
क्योंकि ये मैथ्स की बातें तो मैं आपसे कर रहा हूं ना कि आप अभी हमने ये जो निकाला है दैट इज द फॉर्मूला मैथ्स, ये जो निकाला है दैट इज द मॉलिक्यूलर मैथ्स, ये जो निकाला है दैट इज द एटॉमिक मैथ्स। तो बात तो मैं कर रहा हूं, अगर आप ग्राम्स में मैसेज को कैलकुलेट करके ग्राम्स में मैसेज को लाकर और आप मोल के साथ दर्जाबंदी कर रहे हैं तो फिर भी डेफिनेटली इसको भी मोल ही कहेंगे। तो ये इस डेफिनेशन से बेहतर है कि आप ये डेफिनेशन याद करें जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। ये डेफिनेशन इज गुड, थम्स अप डेफिनेशन। और अब मैं कुछ जरा कैलकुलेशंस की बात कर रहा था, कैलकुलेशंस करें जरा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली फॉर्मुलेशन की तरफ जा रहे थे। तो अब रिलेशनशिप, बेसिकली फॉर्मुलेशन से मुराद है कि रिलेशनशिप जानते हैं कि मोल और मास में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, लेट्स से दैट कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मोल्स पता लगें, ठीक है, लेट्स से दैट कि 1 मोल में आपको याद होगा कि 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको मोल पता लगे। तो लेट्स से दैट आपके पास नॉन मास है। आपको जैसे याद होगा कि आपने कहा कि कार्बन में 12 ग्राम जो है वो बराबर है 1 मोल के, याद होगा आपको। हाइड्रोजन का बताया था 1 ग्राम बराबर है 1 मोल के, याद है कि नहीं। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी बताया कि 16 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है, ठीक है ना। और इस तरह वाटर का बताया कि वाटर जो है वो 18 ग्राम मॉलिक्यूल है ना ये, और ये भी 1 मोल के बराबर था। और इस तरह फार्मूला यूनिट था NaCl का, वो 54.5 चेक कर लीजिएगा। 55.5 क्या है ये, बस देख लेते हैं। 2335.5, तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक, गलती हो रही है ना, 58.5। तो 58.5 ग्राम जो है ये क्या था, 1 मोल के बराबर था। लेकिन ये फार्मूला यूनिट, ये मॉलिक्यूल, ये एटॉमिक मास, ये तीनों एटॉमिक मास में आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर मास में आ रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, लेट्स से दैट, अब मास के साथ इसका रिलेशन बनाते हैं। अगर आप मोल्स को पता करना चाह रहे हैं, लेट्स से दैट आपके पास कार्बन के मोल्स पता करना चाह रहे हैं, आपके पास 12 ग्राम कार्बन है, तो 12 ग्राम है तो जो आपको वजन पता है वो 12 ग्राम है, और उसका मोलर मास भी आपको पता है, वो तो होता ही 12 ग्राम है। समझ में आई बात? क्या निकला आंसर? 1 निकला कि नहीं? और यही तो बता रहा हूं कि मोल यानी 12 ग्राम होगा तो कितना होगा, 1 मोल होगा। अब लेट्स से दैट आपके पास वजन है 24 ग्राम कार्बन, आपके पास मैंने कोयले का टुकड़ा बताया ना आपको, कोयले का टुकड़ा 12 ग्राम का है, अब कर लें 24 ग्राम का है। तो अगर कोयले का टुकड़ा, द कोल पीस इज इक्वल टू 24 ग्राम, तो फिर 12 1 ज़ा 12, ग्राम ग्राम से कट जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 2 ज़ा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर 12 ग्राम में 1 मोल था तो 24 ग्राम में 2 मोल ही होंगे ना, डबल हो गया ना वजन डबल हो गया, मोल डबल हो गया। इसमें पार्टिकल्स अगर 6.02 10⁻23 हैं कि नहीं, तो डबल कर दो ना इनको। जब मास डबल होगा पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे। क्या ख्याल है? अगर आपके पास 12 किलोओं का एक शॉपिंग बैग है तो भाई अगर आपके पास 2 शॉपिंग बैग हो जाएंगे तो टोटल 24 किलो हो जाएंगे ना आपके पास, वजन भी बढ़ जाएगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको थोड़ा सा रेस करके इसका एक और कर लेते हैं सीन। लेट्स से दैट इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, हमेशा आपको पता होती है, ये वैल्यू आपको पता होगी। ये वाली वैल्यू हमेशा डाटा बताएगा, डाटा बताएगा, और ये आप निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, राइट। अब लेट्स से दैट कि आप पता करना चाह रहे हैं कि यार मास पता कर लें, यानी मोल्स भी पता है, ये तो पता ही है। अब डाटे में उन्होंने आपको ये नहीं दिया, मास नहीं दिया, डाटे में उन्होंने आपको मास नहीं दिया, डाटे में उन्होंने आपको मोल्स दे दिए। तो अगर मोल्स भी दे तो क्या फर्क है, आप मोल्स अगर दे दिए तो आप फिर मास निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखें, इसको उठा के आप इधर लें, ये इक्वेशन को इसको उठा के इधर लें, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या आएगा, मास ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसा ही है ना, क्या बन जाएगा, मास ऑफ अ सब्सटेंस। क्या है सब्सटेंस? एटम भी हो सकता है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है,
सब्सटेंस फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, सब्सटेंस आयन भी हो सकता है, और पार्टिकल्स को आप सब्सटेंस कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रही है। सो मास ऑफ अ सब्सटेंस इधर ही रह गया, और ये आगे इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मोलर ये आ गया, इधर आ गया ना, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसको सिंपल कर लें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इसको उठाकर इधर ले जाना है, मोलर मास सब्सटेंस को उठा के इधर ले जाना है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। समझ में आई? तो नॉन मास ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस, यानी मास ऑफ किसके बराबर आ गया, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोल मास रिलेशनशिप का भी एक सवाल आपको आ सकता है कि व्हाट इज मोल मास रिलेशनशिप। तो ये दोनों फॉर्मूलाज लिख देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, अब जरा कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं, और उससे पहले जरा 1.6 टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ 1.4 करते हैं, उसके बाद फिर हम केमिकल कैलकुलेशन मतलब मजीद कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, एक पहले फॉर्मूला समझा दूंगा ना आपको, फिर करेंगे। तो अब हम हल करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.6। जी तो स्टूडेंट्स, टेस्ट योरसेल्फ 1.6 के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां सवाल किया गया है कि विच टर्म को इस्तेमाल किया गया यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो जो टर्म जो इस्तेमाल की गई है दैट इज बेसिकली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल इज यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल। जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ पानी है, उसको 18 ग्राम यानी कहेंगे और उसको 1 मोल के बराबर करेंगे। इस तरह से ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 98 ग्राम के बराबर आएगा, और 98 ग्राम अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो आप इसको 1 मोल कहोगे। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, ये सवाल थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट से लिहाज से है। अगर आपने पिछली बातें ज़रा गौर से सुन ली हैं सारी मेरी, तो इंशाल्लाह ये आपको बात मुश्किल नहीं लगेगी। तो सवाल ये है कि कितने एटम्स होते हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास में। 1 ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं? ठीक है, डेफिनेटली एटम एक सब्सटेंस है, तो इसका जवाब तो बहुत आसान सा है कि 1 ग्राम एटम में 1 मोल होते हैं एटम्स। ठीक है, 1 ग्राम एटॉमिक मास इज एक्चुअली 1 मोल ऑफ एन सब्सटेंस या ऑफ एन एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 मोल है तो फिर उसमें क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्राम आपके पास क्या है, एटॉमिक मास है किसका, सोडियम का। ठीक है, दिस इज नोन एज सोडियम। तो उसमें कितने ग्राम्स होंगे 1 ग्राम में? ठीक है, याद है आपको, मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल करवाई थी और उसमें मैंने 23 ग्राम आपको बताया था कि सोडियम का वजन है, और 35.5 ग्राम जो है ये क्लोरीन का वजन है। और जब मैंने दोनों को जमा किया था तो दैट इज 58.5 ग्राम्स। ये तो फॉर्मूला मैथ है ना, ये क्या है, फॉर्मूला मैथ। तो वो बात किसकी कर रहा है, एटॉमिक मास की। तो लिहाजा इस फॉर्मूला मैथ में ये एटॉमिक मास हुआ ना, ये भी एटॉमिक मास हुआ। तो एटॉमिक मास जमा किया, एक फॉर्मूला बना, उसका मास बन गया। जिस तरह H2O है, इसमें आपको पता है 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन का वजन 1 के हिसाब से होगा ना। टोटल क्या वजन बन गया, 18 ग्राम। तो ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है। इसमें सोडियम का एटॉमिक मास मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस की जब वीडियो बनाई तो उसमें मैंने आपको सारे
एलिमेंट्स के पहले 20 एलिमेंट्स के नाम याद करवाए। वहाँ उस वीडियो पे जाएं, चैप्टर बना हुआ है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम से, तो वो वीडियो में जाएं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा फर्स्ट 20 एलिमेंट, उसको क्लिक करें, टाइमलाइन में मिल जाएगा आपको, उसको क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मैथ याद करें। मैंने पिछली बेसिक डेफिनेशन में आपको बताई ये बात। तो आपको पहले 20 याद करने हैं। तो ये सोडियम का मैथ आपको याद करना है जो कि 23 ग्राम के बराबर होता है। अब डेफिनेटली 23 ग्राम किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। अब 1 मोल में तो इतने ही एटम्स होते हैं, ये सबको ही पता है। अब आपको पता लग गया होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में पूछा गया है कि रिलेशनशिप बताएं मैथ और मोल में। आपने रिलेशनशिप बताना है मैथ में और मोल में। तो रिलेशनशिप क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन mass of a substance over the molar mass of a substance। अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो एक और रिलेशनशिप बन जाएगा मैथ का और मोल का, कि मैथ ऑफ सब्सटेंस, यानी इसको आप इधर ही रहने दें और इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा मैथ ऑफ अ सब्सटेंस और ये हो जाएगा मोलर मैथ ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो परेशानी ना लें, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो अभी मैं एक एग्जांपल करूंगा, वहां पे समझा देता हूं आपको। बहरहाल ये जवाब है इसका, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट, सवाल अब यहां पर ये बन रहा है कि फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो 3 मोल्स का बताना है। तो 1 मोल का वजन तो आपको पता ही हुआ है कि ये मोलर मैस है 16 ग्राम ऑक्सीजन का। तो 3 मोल्स के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम। 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 16 16 32, 32 प्लस 10, तो ये 48 हो जाएगा। तो 48 ग्राम इसका आंसर होगा। सो फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो जवाब होगा द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल्स टू 48 ग्राम्स। ठीक है जी, ये इज इक्वल टू की बजाय आप लिख भी सकते हैं इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने दे देनी है, ये आपने कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। कंक्लूजन, आई होप ये स्पेलिंग होंगे। तो आगे हम चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ करो, अभी मुझे कमेंट में फॉस्फोरिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर मैथ बताओ क्या होता है। अभी कॉपी पेंसिल तो आपके पास होगी, सवाल तो नोट डाउन कर ही रहोगे आप। तो ज़रा फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैथ निकालो। चलो मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको। ये है फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर मैथ निकाल के भी कमेंट करो मुझे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। यानी हाफ मोल ऑफ वाटर के हमने निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम? हमें वी नो दैट, हमें क्या पता है? वी नो दैट, हमें पता है 1 मोल
ऑफ वाटर, यानी जो 1 मोल पानी होता है, दैट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें हाफ मोल का निकालना है। 1 मोल का हमें पता है, हाफ मोल का हमने निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ साइड्स। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ water is equals to half multiplied by 6.02 into 10⁻23 molecules। अब देखो मैंने हाफ जो है दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका क्या आंसर आएगा, 1 हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, अब ये इससे इसको कर देना है हमने किससे डिवाइड, 2 से। जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर बन जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर से भी करके देख लो आप, क्योंकि वी कैन राइट दिस थिंग ऐसे 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आप जब डिवाइड करना होता है तो फिर आपने 6.02 इंटू 10⁻23 को सिर्फ 2 को उससे डिवाइड कर देना, समझ रहे हो। यानी कि अगर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू डेफिनेटली सबसे डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो फिर ये बस आपने इसी से डिवाइड करनी है। इसका आंसर क्या आएगा, 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसके स्टेटमेंट क्या बनेगी, कंक्लूजन क्या बनेगा, आई होप स्पेलिंग कंक्लूजन के यही है। तो आप लिखोगे हाफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ये हमारी टेस्ट योरसेल्फ 1.6 का 5वां सवाल था, ये आखिरी सवाल था। और अब जो है हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल 1.4 को हल कर लेते हैं। सो लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल 1.4। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल 1.4 की तरफ चलते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1.4 में कहा जा रहा है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, यानी आपने मोल्स पता करने हैं। तो डेफिनेटली अब आपको क्या चीजें डाटा से पता लग रही हैं, दैट इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस। डेफिनेटली मास ऑफ अ सब्सटेंस में हम फॉस्फोरिक एसिड की ही बात कर रहे हैं, दैट इज 40 ग्राम जो कि गिवन है। तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हमने H3PO4 का मोलर मास जो है वो पता करना है, दैट इज हाउ मेनी ग्राम्स, हमें नहीं पता है। तो हम कर लेते हैं कैलकुलेट। H3PO4 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम होता है, फॉस्फोरस का वजन जो है 32 ग्राम्स होता है, 32 नहीं होता, 15 है, 31 ग्राम होता है। और आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन का वजन जो है वो 16 ग्राम होता है। तो 3 1 3, 31 एज इट इज। तो 64, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो इन सब को अगर हम जमा कर लेंगे तो अभी कैलकुलेटर निकाल लें और जमा करके बताएं मुझे, दैट विल बी इक्वल टू 98 ग्राम्स।
तो 98 grams is basically the molar mass of phosphoric acid, और आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो मोलर मास है दैट इज 98 ग्राम। तो अब आपने बेसिकली पता क्या लगाना है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी कि मोल्स। तो आपने मोल्स का जो है वो पता लगाना है, यू डोंट नो। तो मोल्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे फिलहाल H3PO4 होगा ना सब्सटेंस हमारे पास। तो क्या इसका मैंने बताया था, नॉन मास ओवर दी मोलर मास, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो नॉन मास कितना है, जो आपको वजन पता है दैट इज 40 ग्राम्स, और जो मोलर मास है दैट इज 98 ग्राम्स, जो भी आपने निकाला है पर मोल। तो यूनिट कट जाएगा, सेम है। तो इसका 40/98 का अगर आप कैलकुलेटर लगाएं, अभी कैलकुलेटर होगा आपके पास, तो 0.408 आपके पास आंसर आएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता लग गया। सो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स in 40 grams of phosphoric acid is equal to 0.408 moles, right? So ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट होगा। So नेक्स्ट हमारे पास मजीद केमिकल कैलकुलेशंस हैं, लेकिन उसको करवाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक मज़ेदार जगाड़ सा किस्म का फार्मूला। जगाड़ सा मीन के आपको ये याद रखना है, आपकी मेमोरी का हिस्सा। जिस तरह आपको पानी का फार्मूला H2O याद है, ऐसे ही आपने ये फार्मूला भी जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपने याद रखना है। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो कोई भी कैलकुलेशंस आ जाएं, इंशाल्लाह आप उसको कर लेंगे। देयर विल बी अ चांस कि आप उसको ईजिली कर लेंगे। तो लेट्स आइडेंटिफाई द फार्मूला फर्स्ट, और फार्मूले को आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 1.5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल कैलकुलेशंस में मोल मास कैलकुलेशंस को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं, याद रखिएगा। सो दो किस्म की होती हैं। तो फॉर्मूला मैं रिवील करता हूं, क्योंकि मोल मास कैलकुलेशन अभी हमने की है। हमने 40 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड लिया था, और इसमें बताया है कि मोल्स बताने थे, तो 0.40 समथिंग 408 मोल्स हमने बताए हैं। इसको आप मोल्स लिख लें ऐसे। तो ये मोल है, ये मास है, तो इसे हम कहते हैं मोल मास कैलकुलेशन। तो इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, इसे हम चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 1.5। ये भी मोल मास कैलकुलेशन में आएगी, फिर मोल पार्टिकल कैलकुलेशन भी आएगी। तो मैं उसको पहले आपको रूल बता दूंगा उसका क्या है। तो दोनों को मतलब हम आपस में कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट भी। तो पहले मोल मास कैलकुलेशन अभी हमने की थी, एग्जाम्पल 1.4 की थी हमने, ये एग्जाम्पल 1.4। तो अब हम एग्जाम्पल 1.5 करते हैं, वो भी मोल मास कैलकुलेशन पर बेस करती है। और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह चलते हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की तरफ। एक वो जो मैंने फॉर्मूला कहा ना आपको बताने के लिए, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एग्जाम्पल 1.5। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल है 1.5 के आपके पास एक पीस ऑफ कोल है, यानी कि आपके पास एक कोयले का टुकड़ा है, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक इट सो ब्लैक, क्योंकि आपको पता है कोयला जो है वो टोटली ब्लैक होता है।
तो इसको आप कार्बन कह सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली नोन एज एलिमेंट कार्बन, इसे हम एलिमेंट कार्बन कहेंगे। और इस टुकड़े का जो वजन है, जब हमने इसको तराजू पे रखा, मेजरिंग बैलेंस पे रखा और इसको हमने तोला, तो इस छोटे से एक कोयले के टुकड़े का वजन वो निकला तकरीबन कोई 9 ग्राम, और ये कार्बन है और इसका वजन 9 ग्राम है। और फिर सवाल किया जा रहा है कि कैलकुलेट, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन में कि मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब आपके पास लास्ट टाइम मॉलिक्यूल लिया गया था, मॉलिक्यूल लिया गया था, सब्सटेंस मॉलिक्यूल था, पार्टिकल, देखें पार्टिकल जो है उसको आप सब्सटेंस भी कह सकते हैं। और जो सब्सटेंस है, पार्टिकल है, आपको मैं बता के पीछे से रवानगी करवा कर आया हूं कि पार्टिकल या सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। तो यहां पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को। अब हमारे पास इस वक्त एलिमेंटल कार्बन है, यानी कि एटम की हम बात कर रहे हैं। अब सब्सटेंस एटम है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, एटम, यानी मास ऑफ एटम कितना बता रहा है, 9 ग्राम। ये है हमारे पास नॉन मास, जो वजन हमें पता है, जो डाटा में उसने दिया हुआ है, नॉन मास। तो डेफिनेटली अब वो कह रहा है कि आपको मैंने वजन दे दिया है, तो आपने हमें कैलकुलेशन करके देनी है। अब डेफिनेटली एक चीज हमें भी पता है, दैट इज द मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि डेफिनेटली हम कार्बन की बात कर रहे हैं, वो है 12 ग्राम। ये तो आपको याद होगा ना, हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम था, ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम था, कार्बन का वजन 12 ग्राम होता है, कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, सोडियम का 23 ग्राम होता है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है। समझ रहे हैं? तो आपने एटम्स के मास याद रखने। तो अब करना क्या है, कैलकुलेशन क्या करनी है, फाइंड क्या करना है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब ये आपके पास डाटा बन गया है। सवाल किया जा रहा है आपसे कि भाई एटम का वजन है, उसका मोलर मास हमें खुद पता है और उसके मोल्स निकालने हैं, तो ये मोल मास कैलकुलेशन हुई ना। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, या सब्सटेंस कह लें, या पार्टिकल कह लें, या एटम कह लें, इसके लिए तो काफी लफ्ज हैं। तो नंबर ऑफ मोल स्केल ऑफ कार्बन के लिए क्या करेंगे, नॉन मास ओवर दी मोलर मास, और इसका क्या जवाब बनेगा, नॉन मास हमारे पास क्या है अब 9 ग्राम, और मोलर मास क्या है हमारे पास 12 ग्राम। ग्राम ग्राम से कट जाएंगे तो जवाब क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 9 डिवाइडेड बाय 12 आंसर 0.75। तो यहां पे रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट ये लिखेंगे, अ पीस ऑफ कोल यानी कि कार्बन, वेइंग का मतलब वजन है इसका, वेइंग 9 ग्राम्स will have moles equal to 0.75, राइट। सो ये आपका रिजल्ट होगा। तो आई होप को कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस की तरफ, लेकिन मैं लिंक रखूंगा मोल मैथ कैलकुलेशंस का भी, यानी दोनों कैलकुलेशंस को हम आपस में इकट्ठा लेके चलेंगे। कैसे, ये भी मैं आपको फॉर्मूले में बताता हूं, फिर एक प्रॉब्लम को हल करके बताता हूं।
तो स्टूडेंट्स केमिकल कैलकुलेशंस में हम चलते हैं, अब ताल्लुक मालूम करते हैं मोल मास का पता है हमें, मोल पार्टिकल्स का ये नहीं पता, ही मैं आपको बताता हूं, और फिर मास पार्टिकल्स का भी ताल्लुक निकल आएगा। चले मैं आपको समझाता हूं। जैसे मोल पार्टिकल्स का ताल्लुक कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या लिखा? देखिए आपकी ख्वाहिश है कि आपको पार्टिकल्स का पता लगे, ठीक है, आपकी ख्वाहिश है कि आपको पार्टिकल्स का पता लगे। तो लेट्स से दैट आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो डेफिनेटली आंसर तो सेम रहेगा। तो आपको पार्टिकल्स पता लग गए ना, सिंपल सी बात है ये तो, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस तो मैंने बताई नहीं है, एंड आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने करना क्या है, अब आप कहते हैं नहीं सर मेरे पास कार्बन है, कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर होता है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसके 2 मोल करूंगा तो ये 24 ग्राम के बराबर होंगे, डेफिनेटली कॉमन सेंस है, ये नंबर डबल हो गया तो मैथ भी तो डबल होगा ना। तो आप मुझे बताएं कि 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, मतलब 24 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने कर दिया आपने 2, तो अब सिंपली यही करना है कि 2 को 6.02 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा x, जो भी आंसर आएगा वो 23 बेस के साथ आपने 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। चलें ये अभी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, हम बेसिकली चलते हैं समझने के लिए कि आखिर ये रिलेशन कैसे पता लगाया जा सकता है। तो ये तो बहरहाल मोल पार्टिकल रिलेशन था कि एक तरफ मोल था एक तरफ पार्टिकल, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एक तरफ मोल है, एक तरफ मास आपको बताया जा सकता है, एक तरफ मोल है, दूसरी तरफ आपको पार्टिकल बताया जा सकता है। और ये भी बात याद रखें अगर आपको मास पता है तो आप पार्टिकल भी बता सकते हैं। चलें अब ये तीनों को, इस मसले को हल करते हैं। लेट्स से दैट आपके पास कोई भी वैल्यू मोल में आपको पता है, आपको कोई भी वैल्यू मोल में पता है, आप उससे पार्टिकल्स का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? तो मैं 12 बता चुका हूं कि पार्टिकल्स से मुराद एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं या फिर फार्मूला यूनिट्स हैं। और अगर आपको मोल पता है तो आप मास का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस का पता लगाया जा सकता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस का पता लगाया जा सकता है अगर आपको मोल पता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको मोल पता है तो आप इसका भी पता लगा सकते हैं, इसका भी पता लगा सकते हैं। मतलब डाटे में आपको अगर उसने मोल दिया हुआ है तो आप पार्टिकल्स का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, इजी है। और अगर उसने डाटे में आपको मोल दिया हुआ तो डिपेंड करता है आपसे पूछ क्या रहा है ना, तो आप मास का भी बता सकते हैं। तो मोल से आप किस पे जा सकते हैं? पार्टिकल्स पे जा सकते हैं, और डेफिनेटली मोल से आप सब्सटेंस पे भी जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मोल से पार्टिकल पे कैसे जाएं? तो जो भी आपको मोल पता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको पार्टिकल्स पता लग जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपको जो भी मोल्स पता हैं आपने मल्टीप्लाई कर देना है मोल को मोलर मास से, राइट। मोल को मल्टीप्लाई कर देना है आपने मोलर मास से। अब आप कहेंगे मोलर मास नहीं पता हमें क्या होता है, तो मैंने 12 बताया कि मोलर मास क्या होता है। वाटर का मोलर मास 18 है, ये एक मॉलिक्यूल है। कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम है, ये एक एटम है। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास 58.5 है, ये एक फार्मूला यूनिट है। तो आप जो भी मोलर मास होगा उसके साथ मोल को मल्टीप्लाई, जो आपको मोल डाटा में दिया हुआ है
मोलर मास आपको पता होता है, इनको मल्टीप्लाई करें आपको मास पता लग जाएगा कि वजन क्या है सब्सटेंस का। इसी तरह से सब्सटेंस का अगर आपको लेट्स से दैट के वजन पता है, डाटा में उसने मास ऑफ सब्सटेंस दिया है, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस जो उसने डाटा में दिया हुआ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से, तो आपको मोल्स पता लग जाएंगे। ये भी एक आसान कुलिया है। फिर अगर लेट्स से दैट पार्टिकल्स उसने डाटा में दिए हुए हैं, तो पार्टिकल्स से मोल पता लग सकते हैं। कैसे कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने डाटा में दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपने याद रखनी है बात, उसको डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से। यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां डिवाइड करना है, यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां डिवाइड करना है। अब क्या मसला क्या हल हुआ? मसला ये हल हुआ कि अगर आपको मास पता है, मास से आप मोल पता कर सकते हैं और मोल से आप पार्टिकल पता कर सकते हैं। और अगर आपको पार्टिकल्स पता हैं तो पार्टिकल से आप मोल पता कर सकते हैं और फिर मोल से आप जंप कर सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस पता कर सकते हैं। यानी इन तीनों चीजों में से आपको एक भी चीज पता लग जाए, इन तीनों प्रॉब्लम्स में से आपको एक प्रॉब्लम पता लग गई तो दूसरी दो प्रॉब्लम्स आप खुद ही हल कर लेंगे। अब यह भी डिपेंड करता है कि डाटे में उसने पूछना क्या है। डाटे में इधर वो ये पूछता है जी मास ऑफ अ सब्सटेंस बताएं, तो फिर डाटे में अगर ये मास ऑफ अ सब्सटेंस वो कैलकुलेट करने का पूछ रहा है तो वो आपको मोल लाजमन बताएगा डाटे में, या फिर डाटे में आपको पार्टिकल्स के तादाद बताएगा। पार्टिकल्स की तादाद बताता है, आप मोल्स निकालने, मोल्स पता लग गया तो पता लग गया मास क्या है किसी भी सब्सटेंस का। अगर वो मोल बताता है तो आप दोनों तरफ जा सकते हैं। अगर पार्टिकल्स बताता है तो मोल पता लगा लें, फिर सब्सटेंस का मास पता लगा लें। मास बताता है तो मोल पता लगा लें, फिर पार्टिकल्स। अब डिपेंड तो ये करता है ना कि सवाल क्या किया जा रहा है, ट्रायंगल है किस चीज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ फिनोमिनन जो आपने आप दोस्तों के साथ भी लाजमन शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, बिकॉज इट टेक्स एन लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस। ये थोड़ी एफर्ट लगती है आपको समझाने में, एंड आई होप कि आप अपने दोस्तों को भी ये इल्म देना चाहेंगे। इल्म का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई बात समझ में आ गई है तो आप दूसरों को भी समझाएं। सेल्फिश ना हो, ग्रीडी ना हो, लालची ना हो कि बस ये मैं ही विन करूंगा दुनिया को। बेहतरीन दिमाग दुनिया को विन करते हैं मरने के बाद भी, और बुरे लोगों को लोग याद रखते हैं लेकिन अच्छे लोगों को ज्यादा याद रखते हैं, अच्छे मायनों में याद रखते हैं। तो बुरे का इंतखाब मत करें, सेल्फिश मत बने। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और आप टीचर हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करेंगे। मकसद यही है कि बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर ज्यादा आ जाएं। मकसद यही है कि बोर्ड एग्जाम में आपके 60 बड़ा 60 लगें। मोलर कैलकुलेशंस में से आपको सिर्फ 2 नंबर का सवाल आना है और 1 नंबर का एमसीक्यू आना है। 3 नंबर टोटल आपके यहां से लगने हैं आपको। तो 3 नंबरों के लिए थोड़ी जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी ना। 3 नंबर कोई थोड़े तो नहीं होते। अगर 60 में से 3 कट गए तो 57 आने हैं आपके। वही 3 आपने अगर कटवाने हैं तो फिर डेफिनेटली आप इस पर काम ना करें। अगर आप काम करेंगे तो 3 नंबर आपको लाजमन मिलेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स अब हम एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल 1.6 की तरफ, फिर 1.7 हल करते हैं और फिर टेस्ट योरसेल्फ 1.7 हल करेंगे। और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज की भी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कंप्लीट, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल 1.6 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल 1.6 में सवाल किया जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, number of molecules and number of atoms present in 6 ग्राम of water। तो 6 ग्राम of water जो है आप कह लें कि एक बर्फ का टुकड़ा हो सकता है ये, और इस बर्फ के टुकड़े का वजन जो है वो 6 ग्राम है। डेफिनेटली ये वाटर जो है एक मॉलिक्यूल है, और डेफिनेटली आपको ये भी पता है कि मॉलिक्यूल हमेशा एटम्स के मिलने से बनता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो एटम्स के मिलने से बना है।
तो इसमें जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि एटम्स भी बताएं, वो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स भी बताएं, और वो आपको मोल्स का भी कह रहे हैं कि मोल्स भी बताएं। अब 6 ग्राम आपको वजन दिया जा रहा है, यानी आपको मैथ दिया जा रहा है, तो मैथ की मदद से आपने बताना है मॉलिक्यूल्स की तादाद को, यानी पार्टिकल्स को बताना है, और फिर अगर आपने मॉलिक्यूल्स बता दिए तो फिर आप एटम्स भी बता पाएंगे। अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता लग जाएं तो फिर आप एटम्स भी बता पाते हैं। तो मैथ की मदद से आपने मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तरफ जाना है। आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया कि अगर आपको मोल का पता है तो आप पार्टिकल भी निकाल सकते हैं और आप मैथ भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि आपको मैथ हम बता देते हैं, तो आप मोल निकाल लें और मोल निकालने के बाद पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स भी निकाल के दें और एटम्स भी निकाल के दें। तो डाटा बनाते हैं कि हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं, mass of substance कितना है, डेफिनेटली दैट इज बेसिकली 6 ग्राम। तो मोलर mass ऑफ सब्सटेंस, डेफिनेटली पानी की ही बात हो रही है ना। मोलर mass पानी का क्या होगा, ये तो आपको सबको पता होगा कि पानी में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो एक वजन होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वजन 16 होता है। तो 116 are 16 और फिर 2 1s are 2 और आंसर क्या आया 18 ग्राम पर मोल। तो मैथ ऑफ सब्सटेंस, मोलर मैथ ऑफ सब्सटेंस क्या होगा 18 ग्राम मोल के हिसाब से इसका वजन है, 1 मोल का वजन है। तो आपने अब कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स पहले हम यही निकालेंगे, फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मोल्स पता लग जाए तो मास पता है, मास से मोल पता लग जाए तो हम पार्टिकल पता लगा सकते हैं। फिर वो दोबारा कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लगाएं, और इस बार आपने मॉलिक्यूल्स पता अगर लगा लिए तो उसमें मौजूद एटम्स का पता लगाएं। तो मोल्स के लिए क्या करेंगे, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ये तो अब आपको पता ही होगा, पिछले न्यूमेरिकल से आपको अंदाजा हो गया होगा, नॉन मैथ ओवर दी मोलर मैथ। नॉन मैथ कितना है डाटे में दिया हुआ 6 ग्राम, ये देखें, और मोलर मैथ अभी आपने 18 निकाला, तो ग्राम ग्राम से कट गया, तो ये जो पर मोल था ये ऊपर आके मोल बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6 1s are और 6 3s are, तो 1/3 मोल्स निकल आए, 1/3 मोल्स निकल आए। तो अब आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो याद रखें मोल से पार्टिकल की तरफ अगर जाना है तो मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो फिर आप पार्टिकल्स के लिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, यानी मॉलिक्यूल्स के लिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ मोल जो आपको पता है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या पता है 1/3, जो भी आपने आंसर निकाला है, दैट इज बेसिकली 1/3। इसको 0.33 मोल भी आप कह सकते हैं, 1/3 को आप बराबर कर सकते हैं 0.33 मोल के, लेकिन ये प्रिसाइज वैल्यू होगी, 1/3 से कर लें आप। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10^23। अब ये 3 6.02 से डिवाइड हो जाएगा, और जब 6.02 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1.98 मॉलिक्यूल्स इंटू 10^23 भी डेफिनेट लिखेंगे आप, मॉलिक्यूल्स। अब आपने मॉलिक्यूल्स पता लगा लिए।
स्टूडेंट्स अब आपको पता है, ये मॉलिक्यूल तो आपको पता लग गए। अब आपको पता है कि वाटर कंटेन 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। अब आप कैलकुलेशन करेंगे फॉर नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या कैलकुलेशन करेंगे फॉर नंबर ऑफ एटम्स के लिए? आप लिखेंगे फॉर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स, जो कि आपको पता है अब, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने निकाले? 1.98 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स अभी आपने निकाले, टोटल जो निकले। अब चूंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं तो 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 1.98 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब बनेगा 5.94 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर होगा। सो आपने 3 प्रॉब्लम्स हल किए। आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स बता दिए, फिर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल्स बता दिए, और फिर लास्ट में आपने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि एटम्स बता दिए 5.94। तो आपने क्या किया? आपने डाटे से अखज़ किया सारा कि आखिर कैसे की जा सकती हैं मोल कैलकुलेशंस। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ, 1.7 की तरफ, और 1.7 का क्या रिजल्ट है इसको जानने की कोशिश करते हैं। जी तो अब चलते हैं हम एग्जांपल 1.7 की तरफ, और यहाँ पे जो है क्या कंडीशन दी जा रही है इसको हल करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स हैं 3.01 इंटू 10⁻23 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ कंटेनर। यानी एक हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो लिहाजा करना क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। तो 2 चीज़ें इस कंटेनर में आपने बतानी है, नंबर ऑफ मोल्स और मास भी बताना है आपने, वजन भी बताना है। अब देखिए, अगर आपको याद है ये जो बबल मैंने आपको बताया था मोल, पार्टिकल और मास वाला बबल, आई होप आपको याद होगा। इसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपको वो पार्टिकल दे दे तो पार्टिकल से आप मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल से फिर आप क्या निकाल सकते हैं? मास। तो पहले हम डेफिनेटली मोल्स निकालेंगे, इसके बाद मास निकालेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वो दे रहा है। मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, फॉर्मूला यूनिट्स, ये सब क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो अभी फिलहाल मॉलिक्यूल्स वो दे रहा है हमें। तो व्हाट वी राइट डाटे में, सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, जिनको हम ब्रैकेट में पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, डेफिनेटली ये पार्टिकल्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 3.01 इंटू 10⁻23। उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड के हमें पार्टिकल्स का पता है। तो देखो स्टूडेंट्स, पार्टिकल से आपने मोल पे आना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला याद रखना है। सो 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मोलर मास हमें पता होना चाहिए, मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे पता होगा? कार्बन, ऑक्सीजन, तो लिहाजा 2 ऑक्सीजन है, दोनों को जमा करेंगे, प्लस 2 16, ऑक्सीजन का वेट 16 है, मास 16 है एक एटम का, तो लिहाजा 12 प्लस 32, और ये बन जाएगा टोटल 44, दैट इज द ग्राम पर मोल वजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नॉन मास, ये फॉर्मूला है अभी जो मैंने आपको बताया कि फॉर नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉन पार्टिकल्स ओवर दी एवोगैड्रोज नंबर।
तो नॉन पार्टिकल्स कितने हैं 3.01 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। आई होप आपने एवोगैड्रोस नंबर याद कर लिया होगा। ये कट रहे हैं। तो अब यहां से हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो 3.01 को अगर हम 6.0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.5 मोल्स आएगा। लें जी, मोल निकल गया, यानी पार्टिकल से आपने मोल निकाल लिया। अब मोल से आप मास निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, अगर आपने मोल से मास की तरफ जाना है तो फिर डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास याद रखिएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे अब हम, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने क्या निकालना है, बेसिकली मास निकालना है। तो हम लिखेंगे 4 number of 4 mass of carbon dioxide present in container। तो ये बुक में थोड़ा सा हटके भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, द बिगेस्ट आइडिया इज कॉन्सेप्ट। तो अगर लफ्जों का थोड़ा बहुत आगे पीछे, बात तो एक ही है, कान इधर से पकड़ लें कान इधर से पकड़ लें, बात एक ही होती है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन कंटेनर कितना मास है जी, वो हमें पता नहीं है। तो क्या करना होगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले 0.5, मोलर मास क्या निकाला 44। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर बनेगा 22 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है। एक ही आंसर निकला है, मास निकला है, ये हमारे पास मोल्स निकला है। तो आप पूछ रहा था कि अगर इतने पार्टिकल्स हों कंटेनर में तो मोल्स क्या होंगे, मास क्या होगा, तो मोल 0.5 होंगे और मास 22 ग्राम्स होगा। देखो आपने पार्टिकल्स का कंटेनर में बताया गया कि पार्टिकल्स इतने, और आपने क्या बता दिया, आपने मास बता दिया। तो दैट इज एन अमेजिंग फिनोमिना हैपन, यू नो। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज टेस्ट योर सेल्फ। तो टेस्ट योर सेल्फ करेंगे 1.7 और टेस्ट योर सेल्फ 1.7 में जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स ही सारे हैं तकरीबन, तो उनको हल कैसे किया जा सकता है। तो बड़े डोमिनेटली आपको हल करवाता हूं, चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ 1.7 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आपसे अब टेस्ट योर सेल्फ 1.7 के पहले सवाल की। सवाल किया जा रहा है, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मास ऑफ इट। तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि सोडियम के 3 मोल्स में कितने एटम्स होंगे। अगर आपको 1 मोल में एटम्स का पता है, जो कि आपको पता है, तो 3 मोल्स भी बड़ा आसान है, और अगर 1 मोल के मास का पता है तो 3 मोल्स भी बहुत आसान है। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू, सोडियम का सिंबल Na है, आई होप सो आपको आता होगा। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में, जो सबको ही पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने पीछे बड़ी डेलिबरेटली एक्सप्लेन किया है कि आखिर मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स होते हैं, कितने आयंस होते हैं। तो ये तो मैंने बस समझ लें कि आपको पानी की तरह बार बार बातें बताई हैं, एंड आई होप कि आपको आती होंगी। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 6.02 10⁻23 एटम्स। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को बोथ साइड्स पे, क्योंकि हमें 3 मोल्स का रिजल्ट चाहिए। सो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो ये 1 मोल एज इट इज लिख दो। 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.02 इंटू 10⁻23 से। ठीक है,
अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द आंसर 3 मोल्स ऑफ सोडियम, जो कि हमें रिक्वायर्ड था डाटा के हिसाब से। और 3 को बेसिकली मैं 6.02 से मल्टीप्लाई करूंगा, बेस 10 जो है वो एज इट इज आ जाएगी। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, तो लेट मी जस्ट टेक आउट माय कैलकुलेटर, थोड़ा सा ज़रा कैलकुलेटर चाहिए होता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 तो 18.06 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी। तो अब हमने कर लिया ये मोल का, अब हम लिखेंगे 4 mass ऑफ सोडियम। तो आपको पता होना चाहिए कि मोलर मास ऑफ सोडियम क्या है, तो वो आता पता ही होगा, याद हो गया होगा, दैट इज 23 ग्राम्स। तो लिखेंगे आप मोलर मास, 1 मोल मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 ग्राम्स। तो कॉमन सेंस है, तो अब 3 मोल्स का चाहिए तो अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे। सो क्योंकि 3 मोल्स का मास चाहिए ना आपको, तो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाट यू गेट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल, या मोल मास ना लिखें, मोलर मास लिखें, दैट इज अ क्वाइट नाइस वर्ड, मोलर मास। मोल मास सेंस नहीं बनेगी। तो मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23, यहाँ पर भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 23 ग्राम्स। सो व्हाट यू गेट, 3 मल्टीप्लाई, यू गेट ओवर हियर 3 मोल्स, 3 मोलर मास। ये कह लें कि अगर आपने लिखना है किसी और सेंस में, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 3 मोल्स, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, सो 3 मोल्स ऑफ सोडियम, 3 मोलर मास ऑफ सोडियम ही होगा, सही लिख रहा था पहले, 3 मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ओके फाइन। तो यहाँ पे लिख लें 3 मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या करेंगे अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे 23 के साथ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 23, वी गॉट 69 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स वी हैव दिस आंसर। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं 3 मोल्स में, और ये हमारे पास 3 मोल्स में 69 जो है क्या है, इट्स ग्राम्स। तो ये हमारे पास का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉब्लम है, कितने एटम्स होते हैं 1 MU में या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, तो ये बताना है हमने। सो हम ये लिखेंगे कि 1 सॉल्यूशन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is equals to 6.02 into 10⁻23 atoms. अब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है, याद रखिएगा, वो 6.02 10⁻23 एटम्स रखती है। ये तो हमें पता है बिकॉज ये इसका मोलर मास है, क्योंकि आपको याद होगा जब भी मैंने हाइड्रोजन लिखवाया 1.008 इसका मैंने ग्राम आपको मोलर मास लिखवाया, तो 1.008 का मतलब 1 ग्राम ही है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 6.02 into 10⁻³ एटम्स रखेगी। सो ये मसला तो हल हो गया कि एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगला मसला है कि 1 AMU में कितने एटम्स होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 1 AMU है, वी नो दैट 1 AMU is equals to 6.02 into 10 to the power, I think so that is 1.66, not 6 point, 1.66, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, 1 AMU इसके बराबर है। तो ये ग्राम्स अगर मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 AMU का आंसर आ जाएगा। सो व्हाट एल्स वी कैन गेट, ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। मल्टीप्लाइंग 1.66 into 10⁻⁻24 grams on both sides of equation 1। equation 1 क्या है, 1 ग्राम, जो कि हमें पता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is equal to something like 6.02 into 10⁻23 atoms। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मैं ग्राम की बजाय डेफिनेटली ये लिख रहा हूँ, तो ये लिखने का मतलब ये लिख रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई इट फर्स्ट, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बराबर आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करूँगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये तो वैल्यू यहाँ बन जाएगी ना। सो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू बन गई ना यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है कि ये 10 बेस है तो वो क्या ना, जस्ट बेसिस सेम हो तो कट हो जाते हैं। सो 1.66 इंटू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 प्लस 23, है ना, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। सो इसको 1.66 को मल्टीप्लाई कर लो 6.02 समथिंग। सो जस्ट रियली मल्टीप्लाई दिस 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, इसका आंसर मिल रहा है 9.99, ठीक, एंड सो ऑन बन रहा है, लेकिन मैं सिग्निफिकेंट फिगर 3 डिजिट्स लिख रहा हूँ बस। तो यहाँ पे इनको करेंगे तो ये बन जाएगा इंटू 10⁻⁻1, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो 9.99 डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम समथिंग लाइक 0.999। अब आप नजर आ रहा है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 एटम ही आ जाएगा ना तकरीबन। अब समझ में आई बात आपको। तो दैट क्योंकि ये 9.99 तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 एटम के करीब, यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे 1 AMU लिख सकता हूँ ना, इतने ग्राम्स की जगह पे। तो आप क्या लिखोगे, 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन, है ना, 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो होना तो यही था, ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि 1 AMU हमेशा एक एटम को वज़न है, और जो 1 ग्राम है ये मोलर मास है, ग्राम एटम है, इसमें तो इतने एटम्स होते हैं। एवोगैड्रोस ने हमें ये बताया था कि जब भी आप ग्राम्स में लोगे तो इतने एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। फार्मूला यूनिट ये आयन का मोलर मास। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गया। अभी आपकी रफ नोटबुक्स आपके साथ होंगी, इसको नोट डाउन मस्ट कीजिएगा, और दैट इज़ अ वेरी सूटेबल आंसर। अगर नहीं समझ में एक दफ़ा पीछे जाकर दोबारा एक दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह समझ में आएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। सो एटम्स बताने हैं, सो क्या लिखेंगे इधर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब मोलर मास हमें ऑक्सीजन का पता है, ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अब हम। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू समथिंग 16 ग्राम। तो ये लिख सकते हैं 1 मोल की जगह मैं 16 ग्राम लिख सकता हूँ। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो पहला वाला तो लॉलीपॉप ही था बस एक,
आपको कंफ्यूज किया जा रहा था, तो आंसर तो सिंपल ही है, मतलब जो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 8 ग्राम ऑफ सल्फर, द सेम स्टोरी फॉर सल्फर, यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑक्सीजन, हेडिंग बना सकते हैं ना। ओके, सो फॉर सल्फर के लिए क्या करेंगे, सो 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 32 ग्राम्स, ठीक है जी। तो 32 ग्राम्स को छोड़ें फिलहाल, आप यूँ लिख लें 6.02 इंटू 10, जो जिस तरह ऊपर किया आपने, क्योंकि वजन ना लिखें अभी आप। सो 1 मोल ऑफ सल्फर मीन्स समथिंग लाइक 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर, यानी अगर आपके पास 32 ग्राम सल्फर होगा तो उस 32 ग्राम में आपके पास इतने एटम्स होंगे, 32 ग्राम। Unfortunately we don't have 32 gram, we just have 8 grams, so we have to multiply, we have to take out 8 here, हमें यहाँ पर 8 चाहिए। तो just think about it कि यहाँ पर 8 कैसे आ सकता है। सिंपली आप ये करोगे 32 को पहले यहाँ से ख़त्म करो, ठीक है, इसको इस वैल्यू को उठा के इधर लाओगे, डिवाइड हो जाएगी। सो 1 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, ये समथिंग लाइक 32, राइट, क्योंकि हमने डिवाइड सिर्फ से करना होता है इसलिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। अब 1 ग्राम आ गया, अब इजी हो जाएगा ना, दोनों तरफ अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई 8 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 को हमने क्या कर दिया, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट यू गेट, 8 ग्राम ऑफ सल्फर is equals to 8 multiplied by something like 6.02 over 32 into 23, 10⁻23 atoms. तो 8 ones are 8 I don't know, 8 fours are जो है होगा 32, so 4। so अब क्या करना होगा, आई होप आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। So 6.02 divided by 4 multiplied by 10⁻23, right, 23 पार नहीं ख़त्म हो रही है, so 6 पॉइंट कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, 6.02 divided by 4, right, so you got 1.505, so what do you get, 1.505 into 10⁻23 atoms। कंक्लूजन क्या लिखोगे या रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखो ताकि एग्जामिनर क्लियर हो जाए। आप लिखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, यानी होते हैं इसमें कंटेन, यू नो इट, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, एंड अब सल्फर की बात करेंगे, 8 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स ऐसे भी डाल लें, कंटेन्स 1.505 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आपने दोनों बातें टोटली क्लियर करके रिजल्ट लिख दिया, तो जब आपने रिजल्ट ही लिख दिया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, सो देयर वी हैव द आंसर, राइट, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ नॉट, थोड़ा सा पीछे करें, दोबारा देखें, राइट। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आई थिंक दैट इज पार्ट 4। स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक बात आपको मैं दोहरा दूं, I hope we have जगह over here। एक है mass मोल कैलकुलेशन और एक है पार्टिकल मास कैलकुलेशन और एक है पार्टिकल मोल कैलकुलेशन। तो बस ये आपने क्वेश्चन में पहले जज कर लेना होता है, फिर बड़ा आसान होता है, इनके सारों के फॉर्मूले आपको आते हैं, अगर आप पीछे वीडियो को देखें तो कोई मुश्किल नहीं है। सो अब सवाल देखें, बड़ा अनदर लॉलीपॉप क्वेश्चन कि इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर इज सेम। तो देखो पहले है क्या इसमें, सॉल्यूशन लिखो। तो 1 मोल
और पहले जजमेंटल नहीं होना होता है, पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है, रीज़न बनाना होता है, फिर जवाब देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं पहले जवाब देते हैं फिर रीज़न बनाते हैं, वो गलत है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। अब तुम कहोगे सर ये इन्होंने क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि अमूमन ना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, उसका वजन 32 ग्राम्स होता है। तो कुछ बच्चे ना ऑक्सीजन का 32 ग्राम वजन याद करके दिमाग में बिठाया होता है उन्होंने। एक एटम का वजन याद रखो 16 होता है, 2 एटमों का वजन 32 होता है, तो वो कह देते हैं हाँ जी सेम है जी, तो गलत कह देते हैं ना। तो ये बरल सही आंसर ये है। सो सॉल्यूशन क्या बनाओगे, रिजल्ट क्या बनाओगे, रिजल्ट ये बनाओगे, नो the 1 mole of the mass of 1 mole of oxygen is not, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, is not equal to the mass of 1 mole of sulfur। ये इसका रिजल्ट बना लो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है अब पूछा जा रहा है कि बताओ क्या मतलब है एक एटम ऑफ कार्बन का कि 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन का। तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम, 1 एटम ऑफ कार्बन मीन्स ओनली सिंगल एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम का मतलब है सिंगल, एक ही एटम की बात हो रही है, सिंगल एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। वाइल अगली बात क्या कह रहा है वो, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, वाइल 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मीन्स, ये देखो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 एटम्स। यानी आप सिंपली ये लिख सकते हो कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मीन्स 6.02 into 10⁻23 एटम्स। तो दोनों का मतलब सेम तो नहीं हुआ ना, यहाँ सिंगल एटम की बात हो रही है, यहाँ 6.02, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर लिखा हो 1 एटम ऑफ कार्बन तो सिंगल एटम की बात हो रही है, अगर लिखा हो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन तो 1 मोल की बात हो रही है, और अगर 1 मोल की बात हो रही है तो इतने पार्टिकल्स की बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आई होप आपको पता लग गया होगा। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 5। छठे की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को देखो, दैट इज 6th प्रॉब्लम। उसमें कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल होते हैं, ये पहले भी बात हो चुकी है आपसे। और नेक्स्ट सवाल वो ये कर रहा है कि मैस ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ, ग्राम्स में बताना है, यानी आपने मैस बताना है। और 1 कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम 1 मोल होता है, ये तो सबको ही पता है। तो आपने मैस पे जाना है, यानी कि जैसे कि आपको बबल याद होगा, मैस मोल पार्टिकल, है ना। तो मैस पता करना है। तो देखो मोल भी पता है, पार्टिकल भी पता है, तो मैस निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। चेक करते हैं करना क्या है। करना ये है कि 1 मोल ऊपर लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखी है उसको हम इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 6.02 into 10⁻23 एटम्स, राइट। तो अब हमने करना क्या है कि 1 मोल 16 ग्राम के होता है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू
6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी इक्वेशन को उल्टा करके लिख लो कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, क्योंकि इसने एक एटम का हमसे वजन पूछा है, एक एटम का, ठीक है ना। 100 लिख लो यहाँ पे। 6.0 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितने ग्राम? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो ये लिखने की अब जरूरत नहीं है। सो ये 16 ग्राम के बराबर है। सो यहाँ पर देखो इतने एटम्स हैं, तो ये सारे एटम्स को उठा के अगर इक्वालिटी की उस साइड पे ले जाऊंगा, है ना, डिवाइड हो जाएंगे। सो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 ओवर 6.02 इंटू 10⁻23, है ना, ग्राम्स। चलो ये तो होगी साइड क्लियर। इधर आओ अब इसको क्या करोगे? इसको 23 को ऊपर लाओ, इसको डिवाइड करो। 16 को डिवाइड करना 6.02 से, और ये बेस ऊपर आ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। सो 23 हो जाएगा ना ग्राम्स। चलो अब 16 को डिवाइड करो, 16 को डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर निकालो 6.02 से, तुम्हारे पास आएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। 16 को अगर डिवाइड करोगे 6.02 से तो 2.6 लिख लो, या 2.57 वैसे आ रहा है ना, 2.657 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स आ रहा है। तो इसको ऐसा करो, राउंड ऑफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2.66 कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सो ओके, अब देखो रिजल्ट लिखना है। क्या रिजल्ट लिखोगे? रिजल्ट में ये लिखो, ये तो उन्होंने खुद दे दी ना, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। तो अब लिखो 1 एटम, अब लिखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, इन ग्राम्स भी लिख लो, इन ग्राम्स कंटेन कितना? कंटेन्स 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये रिजल्ट है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब अगले सवाल पे, दैट इज 7 जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हाउ मेनी टाइम्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो सोल्यूशन में लिखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन is equals to 32 is equals to 16 grams, and 1 mole of hydrogen is equals to 1 grams. So 1 mole of oxygen is 16 times heavier than हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, क्योंकि 16 टाइम में नजर आ रहा है ना फर्क आपको। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा फंबली है लेकिन करते हैं इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन गैस, तो इसको हम N2 कंसीडर करेंगे। एंड कह रहे हैं कि सेम होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल जो है सेम होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO फार्मूला होता है। तो सोल्यूशन की तरह अगर हम जाएं तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो है दैट इज इक्वल्स टू 14 होता है एक एटम का वजन, तो 14 + 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम्स। इसी तरह से मोलर मास इसका भी सेम आएगा। मोलर मास ऑफ कार्बन मोनो गैस इज इक्वल्स टू 12 का, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, तो इसका भी 28 ग्राम आएगा। अब चूंकि दोनों के मोलर मास सेम आ रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ मोल भी सेम आएंगे, नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे तो इस तरह इनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम आएंगे
सेम मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो करके देखते हैं। सो सबसे पहले नाइट्रोजन को हल करते हैं। क्या हल करना है, हम इसके मोल्स निकालते हैं। फॉर मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, नॉन मास ओवर दी मोलर मास। इसका जो वजन है 10 ग्राम, इसका भी 10 ग्राम है, तो नॉन मास 10 ग्राम, मोलर मास निकाला 28 ग्राम्स। तो मोल्स आ गए समथिंग लाइक 10/28। क्या आंसर आएगा 10/28? 0.357। तो इसको हम यहाँ नहीं लिखते, इसको यहाँ लग लेते हैं 0.357। ओके, सो कंपैरेटिवली फॉर मोल्स, यहाँ लिख लो फॉर मोल्स, यहाँ भी लिख लो फॉर मोल्स, ये हेडिंग्स बन जाएंगी। आई होप कि कॉपी पेंसिल तो निकाली होगी आपने। सो फॉर मोल्स यहाँ लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनो इज इक्वल्स टू, कितने हैं, गिवन कितना है मास 10 ग्राम, और मोलर मास अभी बताया था 28 ग्राम्स। तो इसका भी क्या निकलेगा, अब आपको नजर आ रहा है, दैट इज 0.357। ठीक है जी, दोनों के फॉर आप क्या करेंगे, फॉर मास तो पता है हमें, फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, और यहां लिखेंगे हेडिंग हम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनो। ठीक है, क्या करेंगे, मॉलिक्यूल निकालने के लिए पार्टिकल्स निकालने, तो जो भी मोल्स पता है उससे निकलते हैं पार्टिकल्स। सो फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल क्या है 0.357 इंटू 6, ये होगा एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। और इसका आंसर यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिखेंगे फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू, जो मोल्स आपको पता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स क्या पता है आपको, वही 0.357, एवोगैड्रो नंबर भी पता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसका भी आंसर सेम उसके साथ ही आने वाला है। सो आंसर देखो, आंसर निकालो इसका। ओके, लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 0.357 मल्टीप्लाइड बाय 6.02। इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2.149 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने हैं, इसके भी सेम ही आएंगे ना, 2.149 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और जवाब क्या लिखोगे, हैंस बोथ कंटेन सेम मॉलिक्यूल्स। क्या ख्याल है, इज इट फाइन? सो ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। सो ये हमने कर लिया न्यूमेरिकल्स। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, सारे एमसीक्यूज हल करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे, प्रॉपर्ली समझेंगे, और फिर हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। उसके नोट्स भी आपको फ्रीली मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आप जाओ, सारा कुछ है, पूरी बुक की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसके अलावा भी आखिर में थंबनेल्स आ जाते हैं वीडियो के, वो आप नेक्स्ट वीडियोस को अप्रोच कर सकते हो। बल्कि जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करोगे तो तब भी सारी बुक खुल जाएगी, जो भी लेक्चर लेना है आप ले सकते हो इजीली, या आप सिंपली लिखो जो भी आपने लेक्चर लेना है, स्पेस GS Academy डाल दो, यूट्यूब सर्च बार पे वो लफ्ज़ लिखकर स्पेस GS Academy डाल दो, आपको वीडियो फ़ौरन मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सॉर्ट आउट किया पेंडोरा एवोगैड्रो नंबर का, जो कि एक इटालियन स्कॉलर था। और आई होप कि आपको समझ में आई कि उसने क्या बातें की मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को लेकर, उसने मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का हमेशा अदब किया करें और तहजीब से रहा करें। जब भी कोई बड़ा नजर आए खड़े हो जाया करें और खड़े होकर सलाम दुआ लिया करें, टांग पर टांग रख के मत बैठा करें बड़ों के सामने, बुरी आदत है। एंड आई होप कि आप इसको फॉलो अप करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि मैं आज भी अपने असातिज़ा का बहुत एहतराम करता हूँ और अपने बड़ों का एहतराम करता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।